विरासत से नहीं तय होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार त्रिपाठी पत्रकार, आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी। दोस्तों आज के इस विवेचन में आज जब मैं जो आपसे बात करने वाला हूं उसमें मैं दलित राजनीति के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं, और विशेष रूप से दलित राजनीति के दो बड़े चेहरे जिन्हें आगे चल कर के दलित अपने नेता के रूप में स्वीकार कर सकता है, महसूस कर सकता है। उन दोनों बड़े दलित चेहरों में से ज़्यादा स्वीकार्य कौन होगा, ज़्यादा ऊर्जा दक्षता क्षमता किसमें दिखती है, इस बात की पड़ताल करने के लिए आज हम आपके साथ आए हुए हैं। हालांकि मेरी चर्चा में, मेरी पड़ताल में यह कहीं से लग सकता है कि मैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण को उनके जो मुकाबिल हैं बहुजन समाज पार्टी से युवा आइकान के रूप में बसपा सुप्रीमो मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद, इनकी तुलना में ज़्यादा तरजीह दे रहा हूँ। ऐसे में मैं यह स्पष्ट करते हुए चलता हूँ कि यह बात शुरू करने के पहले मैंने इसी चैनल एक इमेज पोल भी किया, और इमेज पोल की शुरुआत हुई, इमेज पोल हुआ, उसके तुरंत बाद में वीडियो लेकर के आपके बीच में प्रस्तुत हुआ। लेकिन अभी तक जितना इमेज पोल के रास्ते आया हुआ है वह यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद 90% वोट बटोर रहे हैं, वहीं आकाश आनंद उनकी तुलना में काफ़ी पीछे, महज 10% पर है। अब दलित राजनीति की बात की जाए, दलित का जो एक अपना राजनीति में एजेंडा होगा, जो आज माइंडसेट है, और जिसके मुकाबले दलितों को, अपने नेता को, अपने मुखिया को, अगुआ को सामने रख करके अपने आप को प्रस्तुत करना है, उसमें अगर हम बात करें तो दलित जाहिर सी बात है कि आज़ादी मिली, संविधान बना, आम चुनाव की प्रथा शुरू हुई, तो अन्य जो भी समाज है, अन्य जो भी वोट बैंक है, उनकी तरफ से दलित भी कांग्रेस साथ जुड़ा रहा। और उस समय तो जुड़ने की कोई बात नहीं थी, दलितों को प्रायः एक ढंग से अन्य समाजों द्वारा अपने साथ जोड़ लिया जाता था, या यूँ कहें हाँक लिया जाता था। तमाम दलित नेता, दलित चिंतक इस स्थिति से उबरने के लिए प्रयासरत थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने संघर्षों के माध्यम से उन्हें एक रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर चल करके लोग अपने समाज की दिशा एवं दशा को बदलने के लिए प्रयासरत थे। इसमें सर्वाधिक सफलता मिली मान्यवर कांशीराम जी को, जिन्होंने DS4 के बाद फिर बसपा की स्थापना करके और समूचे देश में एक मिशन चलाया, एक बिगुल फूंका, और वो बिगुल था दलितों के मन में अपने अस्तित्व को पहचानने का, उनके मन में एक भाव भरने का कि वो एक राजनीतिक ताकत हैं और राजनीति के बल पर ही सब कुछ अर्जित किया जा सकता है, बल्कि वो राजनीतिक सत्ता को मास्टर चाबी कहा करते थे। और फिर उसके बाद उसी आंदोलन से, उसी पार्टी से जुड़ करके बसपा सुप्रीमो जो आज की है मायावती जी, इनको सफलता मिली, और वह सफलता ऐसी चमत्कारिक सफलता थी कि देश एवं दुनिया में मायावती जी का नाम प्रमुख रूप से दलित नेत्री के रूप में, एक एंग्री यंग वुमेन के रूप में, और साथ ही साथ जिनको आयरन लेडी की उपाधि मिली, इनके संघर्षों के बदौलत दलितों को पूरे देश और दुनिया में एक ओहदा, एक दर्जा हासिल हुआ। और स्वयं मायावती जी के नेतृत्व में देश के सबसे बड़े सूबे में, उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार भी बनी। लेकिन फिर तमाम कारण हैं कि बसपा का पराभव दिखने लगा, उन कारणों की पड़ताल फिर कभी अभी उस पर नहीं जाना है। और उसके बाद फिर बसपा धीरे धीरे देश एवं प्रदेश में हाशिए पर चली गई, और उस राजनीतिक शून्यता को, जो दलित राजनीतिक शून्यता थी, उसको भरने के लिए तमाम लोग सामने आए। उसमें सबसे प्रमुख नाम आया वो चंद्रशेखर रावण का आया, जिन्होंने अपने साथियों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ मिल करके सबसे पहले भीम आर्मी और बाद में 2020 में आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया। चंद्रशेखर रावण का जो तरीका है, जो लहजा है, उसके विषय में अगर किसी शायर के जरिए मैं बात रखूं तो यह है, तल्ख अंदाज हमने पाया ही नहीं विरासत में। तल्ख अंदाज हमने पाया नहीं विरासत में, तुमने तरीका बदला, हमने सलीका बदला।
चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत कम समय में अपने संघर्षों के बदौलत देश के राजनीति में जो मुकाम हासिल किया, उसी मुकाम के बदौलत फरवरी 2021 में टाइम मैगजीन ने उन्हें 100 उभरते नेताओं की सूची में स्थान दिया। 1986 में दिसंबर में जन्मे चंद्रशेखर आज़ाद महज 37 वर्ष के हैं अभी, और 37 वर्ष में इस स्कूल मास्टर के बेटे ने ऐसी दक्षता, ऐसी क्षमता, ऐसे कला का प्रदर्शन किया कि राजनीतिक हलकों में उन्हें नज़रअंदाज करके आगे बढ़ पाना किसी के लिए संभव नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद की पहचान दलितों के बीच में नहीं, अन्य लोगों के बीच में भी एक संघर्षशील युवा की है। इस संघर्षशील युवा के खाते में संघर्षों की जो एक लंबी फहरिस्त जुड़ी है, वह उनको लीड देती है। उस फहरिस्त की बात करें तो चाहे हाथरस कांड रहा हो, हाथरस में एक दुष्कर्म का मामला था, और दुष्कर्म के मामले में पीड़ित परिवार के घर जाने के लिए जब रोक दिया पुलिस ने, तो 5 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च कर दिया, और पैदल मार्च करके वो पीड़िता के घर तक पहुंचे। कृषि बिलों के विरोध में किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी हुंकार भरी और वह पहुंच गए गाजीपुर बॉर्डर और किसानों को अपना समर्थन दिया। कहना आवश्यक नहीं कि किसानों का समर्थन भी उन्हें मिला। यही नहीं, आज़ाद समाज पार्टी जब स्थापित की उन्होंने, तो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जी की 86वीं जयंती पर स्थापित हुई, और आज़ाद समाज पार्टी काशीराम नाम दे करके दलितों की भावनाओं को अपने से जोड़ने में वो सफल रहे, और कहीं न कहीं दलितों को बताया कि उनका आंदोलन, उनका मूवमेंट, उनका प्रयास कहीं से भी बसपा या काशीराम जी के, अम्बेडकर साहब के विचारों से जरा सा भी, रत्ती भर भी अलग नहीं है। उन्होंने यह मैसेज दिया सफलतापूर्वक, और उसमें उनको कामयाबी मिली। सीएए का विरोध था। सीएए के विरोध में भी उन्होंने प्रमुखता से भाग लिया, और प्रमुखता से भाग लिया। जामा मस्जिद से वह जंतर मंतर के लिए निकले, और झड़प हुई, गिरफ्तारी हुई, और तमाम अन्य बातें हुई, जिसके माध्यम से, इन सारे प्रयासों के माध्यम से, सारी आंदोलनों के माध्यम, सारी जद्दोजहद उनको यह बताने में कामयाब रही कि वह एक संघर्षशील नेता हैं, और ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स या एसी पॉलिटिक्स के बजाय जमीन पर उतर करके संघर्ष करने की जो जज्बा है, जो मादा है, वह दलितों के लिए वर्तमान परिवेश में आवश्यक भी है, और दलितों ने उस आवश्यकता को महसूस किया और उनके साथ जुड़े। दिल्ली में तुगलकाबाद में रविदास मंदिर को टूटने की बात थी। रविदास मंदिर में जब टूटने की बात आई, तो उसके बाद उन्होंने, चंद्रशेखर आज़ाद ने वहां पहुंच करके और जो विरोध प्रदर्शन किया, जो उनका प्रयास रहा, उसने दलितों को यह विश्वास दिलाया चंद्रशेखर आज़ाद है उनकी राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पहचान को अक्षुण्ण रखने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए हर कीमत पर, हर स्तर पर संघर्ष को तैयार है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के गठबंधन में शामिल होकर के जिस स्तर से उन्होंने पूरे प्रदेश को मथा, और जिस ढंग से चोटी के नेताओं के साथ उठना बैठना हुआ, विचार विनिमय हुआ, उससे उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी को एकदम, हालांकि चुनाव में अगर सीटों के लिहाज से कहीं सफलता नहीं मिली, लेकिन एकदम से अग्रिम पंक्ति में ला खड़ा किया, और कहीं न कहीं वह मायावती जी के समकक्ष जा खड़े हुए, जहां दलित उनमें एक अवसर देखने लगा। यही नहीं, अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, तुरंत की बात करें, तो पहलवानों का जो धरना चल रहा था, जो उनका आंदोलन था, और जिस तरीके से मुखर होकर के चंद्रशेखर आज़ाद ने बार बार उस आंदोलन में शिरकत की, और यही नहीं, एक बार तो मंच से बहुत जोरदार हुंकार भी भर दी, यदि खाप पंचायतें आदेश करें तो ब्रजभूषण को घसीट कर लाएंगे। हालांकि बाद में माना जाता है कि इन्हीं सब बातों के चलते उन पर सहारनपुर में हमला भी हुआ, वाला विषय है, उस पर नहीं जाना है। लेकिन जब चंद्रशेखर आज़ाद का ये उभार दिखने लगा, तो बसपा के रणनीतिकारों को, खासतौर से मायावती जी को यह लगा कि लोहे को लोहा काटेगा, और औपचारिक रूप से इस बात की चर्चा कभी नहीं हुई, घोषणा कभी नहीं हुई बसपा की तरफ से, लेकिन राजनीतिक पंडितों ने अंदाज लगाया, और मायावती जी ने विभिन्न कारणों से, जिसमें स्वयं उनका की उम्र भी एक फैक्टर हो सकती है, और जो भी कुछ और कारण हो उस पर कभी भी चर्चा कर ली जाएगी, लेकिन आकाश आनंद को कई बार अपने साथ रखा, और आकाश आनंद जो उनके भाई आनंद कुमार के बेटे हैं, उनको पार्टी में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का दर्जा मिला, ऐसा आकाश आनंद ने स्वयं अपने फेसबुक पेज पर लिखा हुआ है। और आकाश आनंद को कई अवसरों पे रैलियों में, मंचों पर संबोधित करने का अवसर बसपा की तरफ से दिया गया।
खासतौर से उस समय 2019 की बात अगर हम करें, जब मायावती जी पर प्रतिबंध लग गया था 2 दिन का चुनाव आयोग द्वारा, तो उस टाइम पे आगरा में वो रैली को मायावती जी के प्रतिनिधि के तौर पे संबोधित करते नजर आए, तमाम अन्य अवसरों पे। लेकिन बात आती है चंद्रशेखर आज़ाद से लगभग 10 वर्ष जूनियर आकाश आनंद, क्या चंद्रशेखर आज़ाद को चुनौती देने में सफल हो पाएंगे? अब हम फिर जाते हैं उसी टेक्स्ट इमेज पोल की तरफ, जहां चंद्रशेखर रावण आकाश आनंद की तुलना में 90% वोट बटोर रहे हैं। तो उसका कारण क्या हो सकता है? पहली चीज़ तो यह है कि आकाश आनंद की संपूर्ण शिक्षा दीक्षा जिस माहौल में हुई, उसमें राजनीति के छलछंद, राजनीतिक कौशल और जो एक चातुर्य है, जो एक रणनीति का एक तौर तरीका हो सकता है, जो लच्छेदार शैली हो सकती है, जो एक जज्बे का प्रदर्शन हो सकता है, वो सब चंद्रशेखर आज़ाद की तुलना में आकाश आनंद में थोड़ा कम दिखना स्वाभाविक भी लगता है, क्योंकि वो खालिश नेता नहीं है। इन्होंने अपनी जो पाथवेज वर्ल्ड स्कूल नोएडा से स्कूलिंग के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ प्लाईमाउंट लंदन में अपनी बिजनेस की डिग्री प्राप्त की, वहाँ से MBA किया। उसके बाद अपने पिता के बिजनेस में को संभालने लगे, फिर अपनी भी कंपनियाँ खड़ी की, और उसके बाद एक बिजनेसमैन के तौर पे वो जाने जाते हैं। खुद को उन्होंने इस रूप में अपने फेसबुक पर प्रस्तुत भी किया है। तो कहीं न कहीं राजनीति उनके लिए पार्ट टाइम जॉब से ऐसी हो गई है। फुल फ्रेम की राजनीति तो अभी कर भी नहीं सकते, क्योंकि मायावती जी ने स्वतंत्र रूप से अभी उनको कोई ऐसा अवसर दिया नहीं, और शायद अभी नज़दीकी तौर पे देने भी नहीं जा रही हैं। और जब तक मायावती जी बसपा सुप्रीमो हैं, तब तक वैसे भी चंद्रशेखर आज़ाद के सामने जूनियर ही साबित होंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद स्वयं सुप्रीमो है। अब बात आती है कि आकाश आनंद में और चंद्रशेखर आज़ाद में क्या कुछ मौलिक अंतर है। तो एक शायरी इसमें भी मैं सुनाना चाहूँगा, मेरी विरासत में जो कुछ भी है। शायद मायावती जी ने कहा होगा, शायद मायावती जी ने कहा होगा अपने मन में, न सार्वजनिक सही, कि मेरी विरासत में जो कुछ भी है इसी तहर के जानिब, ये रंग एक ख्वाब के लिए है, ये आग एक शहर के लिए है। तो अब इस आग को कब वो दहकाती हैं, कब आकाश आनंद को फुल फ्रेम राजनीति में उतारती हैं, और कितनी सफलता मिलेगी, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन अभी चंद्रशेखर आज़ाद कहीं न कहीं भारी पड़ रहे हैं। और एक और शेर के साथ बात खत्म कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वह दिया रह जाएगा, जिस दिए में तेल होगा वह दिया रह जाएगा।